चलिए, तो आज हम लोग एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे. सो दैट एप्लीकेशन इज वेव and the corresponding protocol is HTTP that we are going to discuss. Okay, so wave means वर्ल्ड वाइड वेब, आपने नाम सुना होगा. सो वेव इज एन एप्लीकेशन. सो उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव ए सर्वर and at server we put some documents. So there is a suppose server, we put some wave documents or documents here. Okay, so that documents may be belonging to a particular organization or maybe belonging to a group, or maybe some set of knowledge is there, or set of documents are there that representing some knowledge or some similar things. And there are clients. So a client can demand these documents and client then the server returns that document, and then client is allowed to navigate through these documents. So आपने वर्ल्ड वाइड वेब काफ़ी यूज किया हुआ है. वेब कोई भी आपने सबने कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन यूज किया होगा. जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप एक वेब सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं, एंड वेब सर्वर डिलीवर्स यू द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट. सो ये जो एप्लीकेशन है वेव, दैट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990. तो शुरू में एक्चुअली क्या था कि इंटरनेट जो है इससे पहले वाज नॉट नोन टू पब्लिक डोमेन, एंड जनरली जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थे, खास करके यूनाइटेड स्टेट में, सो वो लोग क्या करते थे कि अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है इंटरनेट के थ्रू करते थे. है ना, आपने इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी होगी. तो इंटरनेट शुरू में एकेडमिया और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित था, या फिर गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे. तो वो लोग क्या करते थे, नोटिस को शेयर करना है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना है, जिसमें खास करके ईमेलिंग जो है ना पॉपुलर सर्विस हुआ करती थी. तो दे यूज टू कम्युनिकेट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, बट चूँकि ये सारे एप्लीकेशंस जनरली डिपार्टमेंट्स या यूनिवर्सिटीज़ तक ही लिमिटेड थे, सो जो आउटसाइड वर्ल्ड था दे वर नॉट अवेयर अबाउट देम. लेकिन टिम बर्नर्स-ली केम अप विद एन एप्लीकेशन दैट वाज नेम्ड एज वेव. आप उसे वेव नाम से जानते हैं. इन 1990 सो इन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया कि वी शुड पुट सम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हियर, एंड दोज डॉक्यूमेंट्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन डिमांड टू द यूजर्स. ओके, सो दैट एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, और इसी ड्यूरेशन में उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप की दैट वाज नाउन एज HTML, एंड इट इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन वेब. ओके, एंड इट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एज ए हाइपर टेक्स्ट. और हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? Type of protocol, sir. It is actually a text that contains links to other documents also. So आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, जो नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें लिंक्स नहीं होती हैं अदर डॉक्यूमेंट के लिए, बट इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. सो यू कैन थिंक ऑफ इट इज एन इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट. सो आपका एक डॉक्यूमेंट सपोज है, इसमें यू हैव सम टेक्स्ट, देन एट सम पॉइंट दिस टेक्स्ट गिव्स लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट where that information detail of this document is described. Similarly, there may be some other word or that have link to other document, and these documents can also have link to here itself, back, or maybe some other document.
So such type of document that contains links to other documents is called hypertext, है ना. So इस टाइप का जो टेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट, और इस तरीके के डॉक्यूमेंट को हम जनरली हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, या सिंपली वेब पेज भी बोलते हैं, या वेब डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं. Okay, so such kind of documents was written in HTML, और in HTML is the standard for that. Fix, आप जानते हैं HTML के बारे में. We actually इससे ज़्यादा हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि HTML and all these we are not going to discuss. We are interested in that application level protocol that is used to deliver the document between client and server. So according to the web application, what we do, we put these documents in form of web pages. So this server hosts web pages, and these web pages contains actually the information that is stored here, and this information is meant to deliver to the clients on demand. So ये जो एप्लीकेशन है, इसके सक्सेस होने का जो मेन जो है वो ये था रीजन कि on demand the document can be retrieved, and anytime you can get the document on demand at any time. तो आपने देखा होगा जब भी आपको मान लीजिए सपोज आपको जैसे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, तो अगर आपको कोई न्यूज़ रीड करनी है, you can make a request on your convenient and you can get the news related document, है ना. और आपकी जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, सपोज दैट जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, you want something, you can go to the website and get the and can retrieve the desired document what you want. So this was the इससे पहले क्या होता था, जैसे बाकी अदर वेज में जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती थी, लाइक न्यूज़पेपर के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो उसमें आप ऑन डिमांड शेयरिंग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन डिमांड. या ईमेलिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, जो इंटरनेट में इनिशियली हुआ करती थी वेब के आने से पहले. ओके, तो you cannot get the information on demand, but web make it possible. So now you have a collection of information, you can put it on a server, and your client or your customers can get this information on demand and as per their convenience. So this is the very important point behind the success of web. Okay, now question arises कि सपोज आपके ये डॉक्यूमेंट्स सर्वर पर हैं एंड क्लाइंट वांट टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट दीज डॉक्यूमेंट्स. सो हाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड, व्हाट इज द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल बिहाइंड दैट. क्लाइंट कैसे इन वेब सर्वर से इन डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा, और सर्वर कैसे इनको जो डिजायर्ड डॉक्यूमेंट है उसे कैसे रिटर्न करेगा, है ना. सो वी नीड टू वर्क आउट ऑन दैट. सो दैट मीन्स वी नीड ए प्रोटोकॉल सो दैट क्लाइंट एंड सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए. एंड सो कम्युनिकेशन का मतलब है क्लाइंट विल आस्क फॉर सम डॉक्यूमेंट एंड सर्वर विल गिव दैट डॉक्यूमेंट. लेकिन ये जो कम्युनिकेशन होगा या जो एक्सचेंज होगा, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, हाउ द एक्सचेंज शुड बी डन, है ना. सो हाउ द डॉक्यूमेंट एक्सचेंज should take place. That is the question कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्लाइंट अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहता है तो वो कैसे रिक्वेस्ट करेगा, फर्स्ट थिंग. एंड देन सर्वर उस रिक्वेस्ट को देख करके कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो आइडेंटिफाई करके कैसे इसको डिलीवर करेगा क्लाइंट को. सो इसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत है. साथ साथ रिक्वेस्ट की फॉर्मेट क्या होगी, रिस्पॉन्स की क्या फॉर्मेट होगी, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या डॉक्यूमेंट तो ओबियसली एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कैसे यहाँ डिलीवर होगा एंड देन कैसे वो डिस्प्ले होगा. सो दैट नीड टू बी वर्कआउट. सो इसके लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज HTTP. फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. So HTTP जो है आपके
कई सारे एप्लीकेशंस जो है ना डॉक्यूमेंट एक्सचेंज या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं, एंड इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एंड इट इज़ इन ओपन डोमेन. सो इट इज़ ए standard protocol for document exchange. Okay, and it is specified in RFC 1945 and RFC 2616. सो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आप इसकी कंप्लीट डिटेल आपको RFCs में, इन दोनों RFCs में मिल जाएगी, और ये RFCs आपके पब्लिकली अवेलेबल है. इवन सोर्स कोड भी आपको इसका मिल जाएगा. सो नाउ HTTP प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है. सो HTTP प्रोटोकॉल सेज दैट, हाँ बोलो. तो RFC के बारे में थोड़ा सा बताइए. RFC के बारे में पहले भी बता चुका हूँ. RFC स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट. एंड जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको एक डॉक्यूमेंट में रखा जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में, और उसको एक नंबर दिया जाता है, और वो डॉक्यूमेंट का नंबर कुछ इस तरीके से होता है RFC, एंड देयर मे बी सम नंबर यूनिक. दिस नंबर इज यूनिक. हाउएवर एक प्रोटोकॉल के लिए मल्टीपल RFCs हो सकते हैं. एंड आपने देखा HTTP के लिए 2 हैं, एंड समटाइम्स यू विल आइडेंटिफाई और यू विल सी दैट कि एक ही प्रोटोकॉल के लिए मोर देन 2 भी RFCs हो सकते हैं. समटाइम्स फॉर सम डॉक्यूमेंट, सम प्रोटोकॉल देयर विल बी ओनली 1 RFC. सो RFC में आपको उस प्रोटोकॉल की कंप्लीट डिटेल मिल जाती है. ओके, और ये भी याद रखना है कि RFCs एज ए यूजर हम लोग RFC देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, यू कैन सी. आप गूगल पर सर्च करिए RFC 1945 एंड यू विल बी एबल टू सी. लेट मी शो यू. यू कैन जस्ट, अगर हमें हमारा अपना कोई वेब पेज है तो उसका अगर हमको RFC देखना होगा तो नहीं, आपके वेब पेज का थोड़ी RFC होता है. RFC प्रोटोकॉल के लिए होता है. RFC प्रोटोकॉल का होगा ना. सो RFC में आपको प्रोटोकॉल की कंप्लीट डिटेल मिलती है. दिस इज द RFC. ओके, सो IETF जो है ना, ये एक्चुअली इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है और उन स्पेसिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, यू कैन सी दैट. सो इसमें आप HTTP के बारे में कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं. ये PDF फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है, तो यू कैन डाउनलोड द PDF एज वेल ऑल्सो. यू कैन सी दैट हियर. सो सबसे पहले जो आपका जो प्रोटोकॉल है, दिस इज़ फॉर HTTP प्रोटोकॉल. जो 1.0 वर्जन डिफाइन है इसमें. सो जैसे अब इसमें सबसे पहले इन्होंने एवरी टर्म हैज़ बीन डिफाइंड. रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए रिसोर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एंटिटी, क्लाइंट, यूजर एजेंट, ऑल दीज पहले टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है, एंड देन एवरी डिटेल विल बी देयर. कैश क्या है, टनल क्या है, गेटवे क्या है. सो ईच एंड कंप्लीट डिटेल यू विल सी हियर. हालांकि कंप्लीट RFC को हम अभी क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ ए वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, एंड 2 RFCs इसके लिए डेडिकेटेड है HTTP के लिए. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिटेल यू कैन गो थ्रू द RFC. ओके सर. यस सर. चलिए तो हम आगे चलते हैं. सो जैसा कि मैंने बताया कि जो HTTP इट इज़ ए प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल में सबसे पहले जब भी हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल में हमें एवरीथिंग वी नीड टू डिफाइन. लाइक कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स होंगे प्रोटोकॉल में, लाइक हु आर कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़, उनको हम क्या क्या बोल सकते हैं. कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़ को, किस एंटिटी को हम किस नाम से बुलाएंगे. एंड डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स के अगर कोई नाम है तो वो नाम क्या होंगे. एंड अगर उनकी कोई फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट क्या होगी. सो प्रोटोकॉल डिफाइंस द कंप्लीट डिटेल्स. सो अगर हम HTTP के रेफरेंस में देखें तो HTTP में भी जो जुड़े हुए कंसर्न ऑब्जेक्ट्स हैं या कंसर्न एंटिटीज हैं दैट हैव बीन डिफाइंड. सो मेनली 2 एंटिटीज HTTP प्रोटोकॉल डिफाइन करता है. ओके, एंटिटीज़ का मतलब एनी ऑब्जेक्ट जिसके अपने कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. ओके, सो सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल में एक एंटिटी होगी सर्वर.
then there will be another entity client. तो client कौन है? A process है ना, client a process that requests a document. आप इसे मशीन भी बोल सकते हैं, जनरली एक्चुअली प्रोसेस होती है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ए प्रोसेस. सर्वर, इट इज अगेन ए प्रोसेस दैट runs on a server machine that hosts documents and objects. So आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मीन्स आई एम रेफरिंग टू द वेब पेजेस. जनरली हम इनको रिसोर्सेज भी बोलते हैं. डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट्स जॉइंटली आर कॉल्ड रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज के वेरियस फॉर्मेट्स हो सकती हैं. आपने देखा होगा वेबसाइट्स पर यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन हैव पीडीएफ्स है ना, यू कैन हैव वेब पेजेस. लाइक इनके जो वेरियस लैंग्वेजेस में वेब पेजेस हो सकते हैं. लाइक ए PHP पेज हो सकता है, ASPX पेज हो सकता है, ASP लैंग्वेज में लिखा हुआ, या एक HTML पेज हो सकता है ना, एक इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, एनिमेशन हो सकती है, ठीक है, एंड सो ऑन. सो देयर आर वेराइटीज ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर. वेब डॉक्यूमेंट में डॉक फाइल भी हो सकती है ना. सो आप जानते हैं कि वेबसाइट पर वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर. सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस. इन सबको हम जनरली जॉइंटली क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस. तो एक कॉमन टर्म है HTTP के हिसाब से, ऑल दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेस. एंड ये रिसोर्सेस कहाँ होते हैं? सर्वर होस्ट दोज रिसोर्सेस. क्लाइंट रिक्वायर्स, क्लाइंट क्या करता है? रिक्वेस्ट दीज रिसोर्सेस, ठीक है, एंड एज पर देयर नीड. सो नाउ सर्वर में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होगी, ये जो रिसोर्सेस हैं डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते हैं. देयर विल बी ए वेब पेज. आप सब लोग जानते हैं वेब पेज क्या होता है. सो ए वेब पेज एक्चुअली इट इज ए, सॉरी व्हाट हैपेंड, give me 1 minute. ओके, तो वेब पेज क्या है? इट इज एन HTML document. It is an HTML document consisting of ऑब्जेक्ट्स. तो आपने देखा होगा ये जो PDFs और ये सब क्या होते हैं, किसी न किसी वेब पेज से एसोसिएटेड होते हैं. सो जो रिसोर्सेस हैं दे आर नॉट डायरेक्टली स्टोर्ड, दे आर स्टोर्ड सच ए वे दैट दे कैन बी एक्सेस्ड और दे आर रेफर्ड विद इन ए वेब पेज. तो आपने देखा होगा कोई भी अगर PDF आप लाइक आपको अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है, तो देयर विल बी सम वेब पेज जिसके ऊपर वहाँ पर कहीं लिंक होगी या उस पेज से आपका PDF जो होगी रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट आपका पब्लिश्ड है, दैट PDF इज एसोसिएटेड देयर. ओके, so there will be a web page where all these resources are attached or referenced some way, and then you can access them. So now a web page may contain
वेरियस काइंड ऑफ documents, है ना, these kind of documents like, or you can say that these resources. And so you can say that this web page is actually a HTML file, and we call it a base file. Sometimes we call it base file because this is the file that contains these documents, or it can it actually contains the links to that documents. तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो वेब पेज है दे हैव हाइपर टेक्स्ट, दैट मीन्स दे कंटेन्स लिंक्स टू अदर रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। सो वेब पेज में नेसेसरी नहीं है कि केवल ये ऑब्जेक्ट्स ही हों, वेब पेज में ऑल्सो कंटेन द लिंक्स और मे कंटेन अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। सो जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स हैव ए एसोसिएटेड URL, आप जानते होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज कॉल्ड, that is actually the address. So each actually web page जो है, each web page have a uniform resource locator, or you can say that URL. आप सब लोग जानते हैं URL क्या होता है। So you might have URL like that. Sorry. CUSB है आपका, cusb.ac.in/ computer science / DEPT_BUILD.jpg. So this is an URL, you can see. So now ये URL क्या कह रहा है कि now you can see that here this is the name of the protocol, and ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, सो वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन के लिए है, एंड दिस पार्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स होस्ट नेम, हम इसे होस्ट नेम बोलते हैं। ओके आप आगे जब हम DNS पढ़ेंगे तब आप इसे समझेंगे। सो एक्चुअली क्या है कि ये जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा या जो भी URL है दैट रेफर्स टू सम होस्ट, है ना। तो ये जो URL आपके एक डॉक्यूमेंट का लोकेशन बताता है या एक कंप्लीट एड्रेस बताता है। नाउ इंटरनेट में जो एड्रेस होता है वो एड्रेस एक्चुअली मशीन्स डिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स एड्रेस में बी रेफरिंग टू सम मशीन। ओके सो आपका जैसे ये जो मैंने एड्रेस लिखा, दिस एड्रेस इज फॉर दिस फाइल DEPT_BUILD.jpg। सो एक JPG इमेज है, अज्यूम कर लेते हैं आपके डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का फोटो है। सो दिस फोटो इज स्टोर्ड समवेयर ऑन द इंटरनेट। नाउ आप इसको इसके लिए इस फोटो का एक यूनिक URL है ना। तो URL आप जो भी होगा, URL में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक www.cusb.ac.in, दिस रिप्रेजेंट द होस्ट। सो होस्ट नेम मीन्स द वेब सर्वर मशीन वेयर योर वेबसाइट इज होस्टेड। ओके सो दिस पार्ट ऑफ योर URL represents the address of the machine where this document is hosted। कहीं पे ना डॉक्यूमेंट तो किसी न किसी मशीन पर होगा ना जहाँ पे स्टोरेज हो, है ना। देन क्योंकि राउटर या स्विचेस पर तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आपका किसी न किसी मशीन पर होगा। तो ये आपका क्या होगा, सर्वर मशीन जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स होस्टेड है या इस वेबसाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होस्टेड है। नाउ कंप्यूटर साइंस SC_DEPT बिल्डिंग, दिस इज द एक्चुअली एड्रेस, और यू कैन से दैट द पाथ, दिस इज द पाथ, और एक्चुअली दिस इज अ फोल्डर, और फोल्डर के अंदर ये फाइल है। ओके सो दिस इज द लोकल पाथ ऑन द मशीन। सो जो भी सर्वर मशीन है उस पर लोकल पाथ जहाँ पर ये फाइल स्टोर है। सो स्लैश का मतलब है ऑन दिस मशीन देयर इज ए डायरेक्टरी कंप्यूटर साइंस, एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर दिस फाइल इज देयर। ओके सो आपका जो भी URL होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हो गया आपका होस्ट नेम एंड ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट का पाथ।
path of the local document, local path, and many time this path is actually a relative path. आप लोग जानते हैं सब लोग relative path और absolute path क्या होता है. Let me save it. अभी तक कोई क्वेश्चन? सो दिस वाज जस्ट अ बैकग्राउंड कि आपके जो HTTP है उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है. हम पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं डिस्कस कर रहे हैं. जैसे आपका सर्वर होगा, क्लाइंट है, वेब पेज है, देन जो डॉक्यूमेंट्स है, ईच डॉक्यूमेंट हैव ए URL और URL कुछ इस तरीके का होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब एक्चुअली आपका प्रोटोकॉल में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होता है. दैट मीन्स एक क्लाइंट है अगर आपका है, तो आपका जो क्लाइंट है जनरली क्लाइंट एक प्रोसेस होगी. ओके, दैट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट. सो जनरली HTTP के रेफरेंस में क्लाइंट एप्लीकेशन लिखा गया है. सो क्लाइंट एप्लीकेशन आपके ऑल द क्लाइंट एप्लीकेशन आर इम्प्लीमेंटेड इन फॉर्म ऑफ वेब ब्राउजर, जिन्हें आप वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं. सो जो क्लाइंट एप्लीकेशन है दैट इज एग्जाम्पल उनके हैं लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, आपने बहुत सारे नाम सुने, सफारी है ना, बिंग है बिंग, Firefox. अच्छा हाँ, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, हाँ ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरव्यू. हाँ वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही एडवांस्ड है. यू कैन से दैट एज है जो रिसेंट है. उसके बाद एक टोर नाम से आपने और नाम सुना होगा, ब्राउज़र, सिक्योर ब्राउज़र है. ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द क्लाइंट एप्लीकेशंस जो आपके HTTP क्लाइंट के तौर पर यूज होते हैं. सो जो जिसमें मैंने प्रोसेस लिखा, तो एक्चुअली ये कोई भी एक ब्राउजर जो रन कर रहा है दैट विल बिकम द प्रोसेस, है ना. ब्राउजर जब एग्जीक्यूट होगा तो क्लाइंट इज एक्चुअली प्रोसेस एंड दिस क्लाइंट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दीज सॉफ्टवेयर. ओके, सो दीज आर HTTP क्लाइंट एप्लीकेशंस. तो जब भी आपको एक वेब सर्वर से कम्युनिकेट करना है, आपको इनमें से किसी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और आप इन सबको यूज करते हैं. चाहे आप कोई गूगल क्रोम यूज़ करता है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है, कोई एज यूज़ कर रहा है, कोई सफारी यूज़ करता है, कोई मोजिला यूज़ करता है, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करता है, कोई ओपेरा कर रहा है, कोई और नेटस्केप नेविगेटर भी काफ़ी टाइम पहले हुआ करता था. सो लॉट ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशंस आर देयर. नाउ व्हाट अबाउट द सर्वर एप्लीकेशंस. सो सर्वर जो प्रोसेस है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है एक एप्लीकेशन के फॉर्म में. तो सर्वर एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स हैं, दो मैंने आपको नाम बताए थे लास्ट क्लास में, अपाचे वेब सर्वर, एक माइक्रोसॉफ्ट का. यस सर. और एक है माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट IISP इंफॉर्मेशन सर्वर. दिस इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली, इसे अब IIS बोलते हैं. ओके, सो दीज आर द टू पॉपुलर एप्लीकेशन, जिसमें से अपाचे का वेब सर्वर सबसे ज़्यादा यूज होता है. सो दीज आर द एप्लीकेशन दैट इम्प्लीमेंट द सर्वर. ओके, सो सर्वर का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, जब रिक्वेस्ट आती है उसे रिसीव करना, प्रोसेस करना, एंड जो रिक्वेस्ट की रिसीविंग और जो प्रोसेस होगी दैट शुड बी डन बाय फॉलोइंग HTTP प्रोटोकॉल. और HTTP प्रोटोकॉल के जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वेब सर्वर क्या करता है, एक क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर एक रिस्पॉन्स क्रिएट करके भेजता है. तो रिक्वेस्ट किस तरीके से होगी, रिस्पॉन्स किस तरीके से होगा, कब किस रिक्वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस केस में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ऑल आर स्पेसिफाइड इन HTTP प्रोटोकॉल. ठीक है, सो अभी तक हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ही बात कर रहे थे, बैकग्राउंड के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
सीक्वेंस ऑफ HTTP क्लाइंट कैसे डेटा मांगता है सर्वर से और सर्वर उसे कैसे डिलीवर करता है, उसका क्या प्रोसेस है. सो जनरली व्हाट हैपन्स, सपोज देयर इज ए सर्वर एंड अज्यूम कर लेते हैं हम अपाचे वेब सर्वर ही यहाँ पर रन कर रहा है. सो इट इज ए सर्वर, वेब सर्वर दैट इज रनिंग अपाचे वेब सर्वर. अज्यूम कर लेते हैं, जरूर नहीं है अपाचे ही मान के चले, आप दूसरा भी मान सकते हैं. एंड देयर मे बी ए क्लाइंट. सो क्लाइंट एप्लीकेशन मान लीजिए ये यूजर है, यूजर का लैपटॉप है और लैपटॉप के ऊपर एक प्रोसेस के तौर पर एक ब्राउजर रन कर रहा है और लेट्स से दिस ब्राउजर इज क्रोम, गूगल क्रोम. सो नाउ गूगल क्रोम इज ऑल्सो इम्प्लीमेंट द सेम थिंग. ध्यान रखना है जो क्लाइंट और सर्वर है ये चूंकि HTTP आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सो ऑल थिंग्स विल बी डन सेम तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको. जो HTTP की जो स्पेसिफिकेशन है यू हैव टू फॉलो. सो जनरली जो ब्राउजर्स हैं दे फॉलो सेम गाइडलाइंस, यू कैन से दैट द सेम प्रोटोकॉल. तो सब लोग एक तरीके जो चीज़ें हैं सब एक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो क्रोम हो चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो. हालांकि ब्राउजर्स में कुछ डिफरेंस आता है कि जब वेब पेजेस आते हैं तो वो कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसको डिस्प्ले करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है. बाकी रिक्वेस्ट करने का जो तरीका है, रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने का जो वे है, ऑल दैट इज सेम, क्योंकि सब लोग सारे ब्राउजर क्या करते हैं HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं. ओके. सो जो HTTP प्रोटोकॉल है उसमें जो रूल है वो ये है कि जब भी यूजर वांट सम डॉक्यूमेंट, ओके, सो यूजर विल गिव द URL, है ना. नाउ यूजर ने URL तो दे दिया, नाउ दिस URL शुड बी गिवन टू द सर्वर इन फॉर्म ऑफ ए रिक्वेस्ट. सो जो आपका ब्राउजर है दैट नीड टू मेक ए रिक्वेस्ट पैकेट. ओके. सो वो रिक्वेस्ट पैकेट क्या कहलाएगा, दैट रिक्वेस्ट पैकेट इज एक्चुअली HTTP रिक्वेस्ट. That means your browser should make a packet that is called HTTP request, और HTTP request की एक फिक्स फॉर्मेट है. we will see that क्या फॉर्मेट है. so Chrome will make a HTTP request and that request should be sent to this server. okay. जब सर्वर को ये रिक्वेस्ट मिलेगी then सर्वर will process that request, और रिक्वेस्ट में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, अगर सर्वर के पास वो डॉक्यूमेंट है then सर्वर विल रिस्पॉन्ड. सो इट विल सेंड, एक्चुअली जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में आएगा. सो ये जो पैकेट के फॉर्म में आया है हम उसे HTTP रिस्पॉन्स पैकेट बोलते हैं. एंड अगेन इस रिस्पॉन्स की भी एक फिक्स फॉर्मेट है. ओके. सो नाउ आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है. सर्वर को कुछ भी चाहिए, क्लाइंट को कुछ भी चाहिए सर्वर से, इट विल सेंड ए HTTP रिक्वेस्ट. जब HTTP रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचेगी then server will reply with a HTTP response. Just simple, दो ही तरह के कम्युनिकेशन है. So now you can see that there are actually two type of packets और two type of message. actually जो मैसेज टाइप है आपको याद होगा प्रोटोकॉल की डेफिनेशन में, प्रोटोकॉल क्या करते हैं कि मैसेज एक्सचेंज किस तरीके से होगा, उनके ऑर्डरिंग क्या होगी. सो ये तो एक्सचेंज का तरीका बता दिया हमने कि पहले क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजना है, सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वेस्ट. लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात होती है तो प्रोटोकॉल के लिए यही नहीं बताता है कि कौन कौन से मैसेज एक्सचेंज होंगे, वो प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करता है कि मैसेज की फॉर्मेट भी क्या होगी. सो आपके दो तरीके के मैसेज हैं, फॉर्मेट अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे. दो तरीके के मैसेज एक्सचेंज होते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में. रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है, मैं शॉर्ट में MSG लिख रहा हूँ. देन दूसरा जो पैकेट फॉर्मेट है या ये जो मैसेज फॉर्मेट है दैट इज रिस्पॉन्स मैसेज. ओके. नाउ आपको याद होगा एज पर द HTTP स्पेसिफिकेशन रिक्वेस्ट मैसेज कैन ओनली बी सेंड बाय क्लाइंट ब्राउजर, दैट मीन्स क्लाइंट भेज सकता है और सर्वर रिस्पॉन्स पैकेट भेजता है. क्लाइंट कैन नॉट सेंड ए रिस्पॉन्स पैकेट. ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन है. रिस्पॉन्स जो पैकेट है, मैसेज है, दैट कैन ओनली सेंड बाय द सर्वर एंड रिक्वेस्ट कैन बी सेंड बाय क्लाइंट. सो अब मान लीजिए ये जो ब्राउजर है that is Chrome and may be running on some machine. Similarly अगर एक दूसरा भी ब्राउजर है और दूसरा यूजर है, it may be using, let's say this user is using Linux, this user suppose uses Windows, and let's say this web browser here is like let's say Edge, Microsoft Edge.
सो एज से भी आप जब आप कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो अगेन आपका ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, यू दैट मीन्स इट विल सेंड HTTP रिक्वेस्ट एंड दिस रिक्वेस्ट विल गो हियर। अगर सब कुछ ठीक है देन सर्वर विल सेंड ए रिस्पॉन्स। ओके, सो इट विल सेंड ए HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। ओके, सो ब्राउजर कोई भी हो, दैट मीन्स क्लाइंट एप्लीकेशन कोई भी हो, कम्युनिकेशन का तरीका सेम होगा और मैसेज दो ही टाइप के होंगे, उनकी फॉर्मेट भी फिक्स होगी। हाँ बताओ। सर लोडिंग टाइम भी पिछले रिक्वेस्ट पे ही डिपेंड करता होगा ना? लोडिंग टाइम मतलब? लोडिंग टाइम क्या लोडिंग टाइम? मतलब वेब पेज का जो लोडिंग टाइम होता है तो वो भी HTTP रिक्वेस्ट पे ही वर्क करता है, उसकी प्रोफाइल। लोडिंग टाइम तो इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि इनके बीच में जो इंटरनेट स्पीड है वो क्या है। ठीक है, अभी हम इस पर आएंगे। नाउ अब हम आते हैं, अभी और कुछ चीज़ें डिटेल डिस्कस करनी है। सो जैसा कि मैंने बताया कि डेटा एक्सचेंज दोनों के बीच में हो रहा है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये एप्लीकेशन लेयर की बात है, लेकिन जब भी आप मैसेज एक्सचेंज करेंगे ना, जो HTTP रिक्वेस्ट है, दिस रिक्वेस्ट शुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वर, क्योंकि सर्वर क्या है, एट सम रिमोट लोकेशन, इट इज एट सम रिमोट लोकेशन, है ना। जैसे आप मान लीजिए गूगल के सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने घर से, तो आपकी मशीन तो आपके घर पे है। सो एज ए क्लाइंट यू आर लोकेटेड इन गया, बट गूगल सर्वर तो यहाँ आपके गया में नहीं है। सो दैट मीन्स योर रिक्वेस्ट शुड रीच टू द सर्वर दैट इज एट रिमोट लोकेशन। सो ओबियसली आपका एप्लीकेशन जो है, दैट मीन्स योर क्रोम जो ब्राउजर है, इट कैन नॉट डिलीवर दैट पैकेट टू द सर्वर डायरेक्टली। सो दैट मीन्स you require the service of some transport layer protocol, है ना। सो ट्रांसपोर्ट लेयर पर इंटरनेट में दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो फॉर UDP और यू कैन गो फॉर TCP। सो वेन एवर वी विल डिस्कस एन एप्लीकेशन, इंटरनेट के जितने भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, देन आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि ये एप्लीकेशन ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पर इसे इस्तेमाल करता है। सो अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट एप्लीकेशन transport layer protocol HTTP uses? So answer is TCP. So that means HTTP actually takes the services of TCP. HTTP takes the services of TCP to transport messages। कौन कौन से मैसेज? दो ही टाइप के मैसेज जाते हैं HTTP में, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ मैसेजेस कौन कौन से आप जानते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो मैसेज एक्सचेंज होने वाला है, दैट इज डन ओवर, सॉरी सर्वर है, मैं सर्विसेज लिख रहा हूँ। ओके, सो TCP की सर्विस दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट मीन्स जब क्रोम आपका रिक्वेस्ट भेज रहा है, दैट इज अगेन जो रिक्वेस्ट है, दिस रिक्वेस्ट पैकेट शुड बी गिवन एक्चुअली टू द TCP एंड TCP विल सेंड दिस मैसेज टू द सर्वर। सर्वर TCP से रिसीव करता है एंड देन मैसेज जो रिस्पॉन्स मैसेज है वो जनरेट करके देता है, और यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP लेकर के यहाँ पर रिस्पॉन्स लेकर के आएगा। सो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स मैसेज है, इनका एक्सचेंज TCP प्रोटोकॉल की मदद से होता है। और आपको मालूम है TCP प्रोटोकॉल कैसा है? रिलायबल। TCP जो है एक रिलायबल डिलीवरी प्रोटोकॉल है। सो इट डज रिलायबल डिलीवरी। सो दैट मीन्स जब भी आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप मान सकते हैं सेफली कि इट विल बी डिलीवर्ड टू द सर्वर, और जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तो वो भी आपको मिलेगा। दैट मीन्स इट विल नॉट लॉस्ट। एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सेप्शनल कंडीशन को हम छोड़ देते हैं, अदरवाइज आपको रिलायबिलिटी के साथ मैसेज एक्सचेंज होते हैं। ओके, और चूंकि TCP जो है एक्चुअली डेटा का एक्सचेंज करता है, तो आपको मालूम है कि हमने यहाँ लोगों ने TCP क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि TCP रिलायबल डिलीवरी देता है। क्योंकि जितने भी डेटा एक्सचेंज बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं, डेटा आपका डॉक्यूमेंट में भी क्या एक्चुअली डेटा है, तो आपका डेटा अगर लॉस होगा तो आपका एप्लीकेशन सफ़र करेगा, है ना। तो जितने भी डेटा एक्सचेंज एप्लीकेशन होते हैं, दे जनरली यूज द सर्विस ऑफ TCP बिकॉज सर्विस ऑफ TCP इज रिलायबल, नो मैसेज विल बी लॉस्ट, है ना। So that's why HTTP go for TCP.
नाउ अब जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है दिस इज डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ टीसीपी। नाउ जब टीसीपी की बात आती है तो एक चीज़ और याद रखना है, टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। दैट मीन्स जब एक क्लाइंट सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो टीसीपी के थ्रू भेज रहा है, दैट मीन्स जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन होगा और उस कनेक्शन के थ्रू ही डेटा एक्सचेंज होगा। तो हम कनेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। एचटीटीपी में दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ओके, सो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होने की वजह से एक इसमें डिले भी लगता है, तो उस डिले पर भी हम बात करेंगे। नाउ थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि टीसीपी से कनेक्शन एक्सचेंज हो जाता है। नाउ अब एक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि एक जो डॉक्यूमेंट है, सपोज क्लाइंट ने एक डॉक्यूमेंट मांगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट ए वेब डॉक्यूमेंट दैट इज एक्चुअली ए वेब पेज, और इट वेब पेज मे हैव मल्टीपल रिसोर्सेस। ओके, सो रिसोर्सेस में एक तो ये पेज खुद होगा, दैट इज हम जनरली उसे बेस फाइल बोलते हैं। इट विल कंटेन ए बेस फाइल जो कि HTML फाइल होगी। देन इट मे हैव सम डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक इमेजेस हो सकती हैं, PDFs हो सकती हैं, डॉक फाइल हो सकती है ना, एंड सो ऑन। सो नाउ व्हाट हैपन्स when a client, this is a client and this is a server, client sends a request to a web page for a web page, तो क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी वेब पेज के लिए, एंड एज्यूम कर लिए एक वेब पेज जो है उसमें एक तो बेस फाइल के अलावा 10 डॉक्यूमेंट्स और हैं या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो हाउ द थिंग्स विल बी डिलीवर्ड। सो लेट्स सी क्या होता है जब आप एक डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट देखा डिलीवर करना है आपको जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड है। तो क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन रिक्वेस्ट भेजने से पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि HTTP प्रोटोकॉल में जब आप रिक्वेस्ट मैसेज भेज रहे हैं तो पहले एक TCP कनेक्शन सेटअप होना पड़ेगा। तो जैसे ही क्लाइंट एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, मतलब आपके ब्राउजर ने एक डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, और आपको मालूम है रिक्वेस्ट आप कैसे भेजते हैं, जब आप ब्राउजर के जो एड्रेस बार है उसमें एक URL टाइप करते हैं। तो सपोज आपने एक URL टाइप किया इस डॉक्यूमेंट के लिए, एक और डॉक्यूमेंट है इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना। तो वो आइडेंटिफिकेशन या एक एड्रेस है जो आपको URL के फॉर्म में बताना होगा। तो आपने ब्राउजर को वो URL पास किया और एंटर मारा। जैसे ही आपने URL देकर के एंटर किया तो दैट मीन्स ब्राउजर समझ गया कि आप यू वांट टू गेट दिस डॉक्यूमेंट। तो ब्राउजर का काम क्या है, एक HTTP रिक्वेस्ट पैकेट बनाना। ओके, सो ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट बनाने से पहले रिक्वेस्ट पैकेट बना लिया मान लीजिए, एंड देन दिस पैकेट शुड बी गिवन टू द सर्वर और शुड बी सेंड टू द सर्वर। जो रिक्वेस्ट मैसेज बना लिया ना ब्राउजर ने, तो दैट मैसेज शुड बी गिवन टू द सर्वर। लेकिन अब ऐसे ही तो नहीं होगा कि आपने मैसेज बना लिया और सीधे जो ना ब्राउजर खुद ही हैंड ओवर कर देगा। सो व्हाट इट विल डू, इट विल कॉन्टैक्ट टू द TCP। ओके, तो TCP को कॉन्टैक्ट किया और TCP को इसने पैकेट दे दिया जो मैसेज है, रिक्वेस्ट मैसेज। नाउ TCP क्या करेगा, तो ओबियसली जब TCP एक्टिवेट होता है तो TCP को क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका मैसेज TCP प्रोटोकॉल के पास गया, TCP एक कनेक्शन सेटअप करेगा
और कनेक्शन सेटअप होने के बाद उस कनेक्शन पर आपका रिक्वेस्ट मैसेज सर्वर को भेज दिया जाएगा, है ना। सो जैसे ही रिक्वेस्ट मैसेज सर्वर के पास पहुंचा, सर्वर क्या करेगा, ओबियसली आफ्टर रिसीविंग दैट मैसेज सर्वर विल रीड दैट मैसेज, रिक्वेस्ट जो मैसेज है। सो मैसेज को रीड करने का मतलब क्या है, वो उसे प्रोसेस करेगा और उसमें से जो यूआरएल है वो निकाल लेगा। और यूआरएल में मालूम है वो दो पार्ट है, होस्ट पार्ट एंड डॉक्यूमेंट का जो एड्रेस पार्ट है। तो वो होस्ट पार्ट को का अब कोई मतलब नहीं है, होस्ट पार्ट केवल इंटरनेट पर एक्सचेंज करने के लिए था, इंटरनेट पर डेटा फॉरवर्ड करने के लिए होता है। लेकिन जब होस्ट पर रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है तो अब होस्ट पार्ट का जो एड्रेस, जो यूआरएल का होस्ट पार्ट है उसका कोई मतलब नहीं, उसे हटा दिया जाएगा। नाउ जो बाद में जो लोकल एड्रेस है, जो रिलेटिव एड्रेस है, दैट इज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आपका वेब सर्वर क्या करेगा, जो पार्ट बचा है रिलेटिव एड्रेस, उस एड्रेस पर उस डॉक्यूमेंट को देखेगा। नाउ ओबियसली अगर वो एड्रेस सही है, यूआरएल करेक्ट आपने दिया है, तो वो डॉक्यूमेंट उस सर्वर के पास उस रिलेटिव एड्रेस पर होगा। तो वो अपनी डायरेक्टरी में देखेगा कि इस एड्रेस पर ये डॉक्यूमेंट है क्या। ओबियसली मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट मिल गया, तो उसको डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो उस एक्चुअली जब आपने एक यूआरएल दिया तो ऑल डॉक्यूमेंट्स उससे एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट वहाँ होंगे और उसने वो ऑब्जेक्ट्स लिए। और अब जो आपका सो ओबियसली जब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, जब डॉक्यूमेंट मिल गया, दैट मीन्स रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, है ना। सो अब सर्वर को क्या करना है, एक रिस्पॉन्स मैसेज बनाना है। तो सर्वर ने एक रिस्पॉन्स मैसेज बनाया, उसमें जो भी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट था आपका वो रखा, और फिर जो टीसीपी कनेक्शन के थ्रू, दैट मीन्स टीसीपी की सॉकेट के थ्रू वो रिक्वेस्ट टीसीपी प्रोटोकॉल को दे दिया और टीसीपी प्रोटोकॉल उस रिस्पॉन्स को लेकर के क्लाइंट को दे देगा। और जब रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास आया तो क्लाइंट क्या करेगा, ओबियसली क्लाइंट में मतलब आपका ब्राउजर उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो वेब पेज है तो ओबियसली उसको वो रेंडर करके डिस्प्ले करेगा यूजर को। ओके, सो यू विल सी योर रिस्पॉन्स। दिस इज हाउ द थिंग्स that means message exchange take place. Okay, now अब जो एक ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स जब आ गया तो नाउ रिस्पॉन्स में जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आपने वो ऑब्जेक्ट्स भी अगर रिक्वेस्ट किए हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स भी डिलीवर होंगे, बट they will be delivered in separate response messages. So you will get multiple response message and each response message will deliver you those objects. So now अब क्वेश्चन आ रहा है, जो बाद में हम इस पॉइंट पर आएंगे, जो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं, all these objects may be delivered on a single TCP connection or they may be delivered on different TCP connections also, है ना। So TCP में एक्चुअली दो मोड्स होती हैं, सॉरी HTTP दो मोड इस्तेमाल करता है कनेक्शन ओपनिंग के लिए। एक है नॉन परसिस्टेंट, एक परसिस्टेंट कनेक्शन। ओके, सो नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, एक नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन जो होता है, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा, आपको रिस्पॉन्स मिला, और रिस्पॉन्स भेजने के बाद सर्वर कनेक्शन को क्लोज कर देता है। ठीक है, नॉन परसिस्टेंट का मतलब होता है जो परसिस्ट ना करे, परमानेंट ना हो। सो नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन में क्या होता है कि केवल एक ही रिक्वेस्ट और एक ही रिस्पॉन्स ट्रैवल करता है और उसके बाद इमीडिएटली सर्वर अपनी साइड से कनेक्शन क्लोज कर देता है। दैट मीन्स रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने रिस्पॉन्स बनाया और देन ऑब्जेक्ट भेज दिया और साथ में टीसीपी कनेक्शन को क्लोज करने की प्रोसेस को भी इनिशिएट कर दिया। तो एक कनेक्शन पर एक रिक्वेस्ट गया और एक रिस्पॉन्स आया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। नाउ TCP or HTTP also have another option that is called persistent connection. ठीक है, ये परसिस्टेंट कनेक्शन TCP कनेक्शन की बात हो रही है, ये नॉन परसिस्टेंट TCP कनेक्शन है, ये परसिस्टेंट TCP कनेक्शन है। परसिस्टेंट TCP कनेक्शन में क्या होता है कि आपने एक रिक्वेस्ट, सर्वर ने एक रिक्वेस्ट रिसीव की, उसका रिस्पॉन्स भेजा, लेकिन सर्वर कनेक्शन को क्लोज नहीं करेगा इमीडिएटली। ठीक है, सो दिस कनेक्शन शुड रिमेन एक्टिव फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन। और अगर ये इसी ड्यूरेशन में सर्वर को और कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो TCP उसी कनेक्शन पर
डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करेगा। ओके, सो ऑब्वियसली परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आप इमेजिन करिए एक जो डॉक्यूमेंट है वेब पेज है उसमें 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट्स भी आपको सर्वर को क्लाइंट को डिलीवर करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो बेस फाइल के लिए कनेक्शन ओपन होगा, 10 फिर हर ऑब्जेक्ट्स के लिए कनेक्शन होगा, तो टोटल 11 नॉन परसिस्टेंट कनेक्शंस आपको रिक्वायर्ड होंगे, है ना। दैट मीन्स 11 टाइम टीसीपी कनेक्शन ओपन और क्लोज होंगे। अगर वही काम आप परसिस्टेंट कनेक्शन से करेंगे तो क्या होगा, ओनली 1 टाइम आपका टीसीपी कनेक्शन ओपन होगा और सारे ऑब्जेक्ट्स इसी कनेक्शन से डिलीवर हो जाएंगे। ना वो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, ये एक ही 11 कनेक्शन पर ऑब्जेक्ट डिलीवर करना 11 ऑब्जेक्ट्स को, या एक ही कनेक्शन पर सारे ऑब्जेक्ट डिलीवर करना, इनमें डिफरेंस क्या है, या ये हम अप्रोच लेके क्यों चल रहे हैं कि नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन है, कभी परसिस्टेंट कनेक्शन है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप टीसीपी कनेक्शन ओपन करते हैं तो आपको कुछ ओवरहेड लगता है, ठीक है। तो अगर आप बार बार टीसीपी कनेक्शन ओपन और क्लोज करेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, तो टीसीपी कनेक्शन ओपन और क्लोज करने में जो टाइम डिले लगता है, दैट डिले विल इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम फॉर यू। तो आपको जो मैसेज जो कंटेंट डिस्प्ले होंगे उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही काम परसिस्टेंट कनेक्शन से करते हैं तो जो है ना, आपका जो डेटा डिलीवरी है वो एफिशिएंट हो जाती है और आपने एक ही कनेक्शन से सारे ऑब्जेक्ट डिलीवर कर दिया। तो जो ओवरहेड है कनेक्शन सेटअप का वो बच जाता है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है आपका इस केस में परसिस्टेंट कनेक्शन में मिनिमाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, लेट्स सी दैट टीसीपी कनेक्शन कैसे ओपन और क्लोज होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इनिशिएशन ऑफ ए टीसीपी कनेक्शन। हम टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में बात करेंगे, तो अभी मैं बहुत ब्रीफ में ही आपको बात करूंगा टीसीपी कनेक्शन के बारे में। सो टीसीपी कनेक्शन ओबियसली क्लाइंट और सर्वर के बीच में इनिशिएट हो रहा है। सो देयर विल बी अ लेट्स से क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट है ना, इधर आपका सर्वर है, और इन दोनों के बीच में सपोज टीसीपी कनेक्शन होना है एस्टैब्लिश। तो ये जो एक डायग्राम शो कर रहा हूं, जैसे दिस डायग्राम इज कॉल्ड टाइमलाइन डायग्राम। ठीक है, सो इसमें हम टाइम के ऑर्डर में थिंग्स जो है ना डिस्प्ले करते हैं। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि एचटीटीपी में हमेशा कनेक्शन के जो प्रोसेस है वो कहाँ से इनिशिएट होती है, क्लाइंट से। सर्वर कभी भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। सो सबसे पहले क्लाइंट को क्या करना होगा, जब मान लीजिए क्लाइंट को कुछ रिक्वेस्ट सर्वर को भेजनी है, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक टीसीपी कनेक्शन रिक्वायर्ड है। तो टीसीपी कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपका जो क्लाइंट ब्राउजर है एक मैसेज भेजेगा, एक सिंपल कंट्रोल मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये है कि एक t इक्वल टू सम टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर ये मैसेज यहाँ से ट्रैवल करेगा, और एक यहाँ से यहाँ तक रीच करने में टाइम लगेगा, और अपलोड होने में जो टाइम लगता है, तो ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपगेशन टाइम जो भी हो, तो t इक्वल टू लेट्स से t1 टाइम पर ये मैसेज सर्वर के पास पहुँचा। ठीक है, ध्यान रखना है इस टाइम पर आपने मैसेज भेजा है, इस टाइम पर, और यहाँ से आप ऐसे अगर ड्रॉ करके निकाल लें ऐसे डॉट 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 करके, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका इस मैसेज को यहाँ तक पहुँचने में लगा टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो t इक्वल टू 0 ये वो या t1 टाइम है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा इस मैसेज को यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम। और ये पहुँचने का टाइम क्या होता है आपको मालूम है, जब आप मैसेज को अपलोड करते हैं तो लिंक पर अपलोड करने के लिए एक ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, एंड देन प्रोपगेशन टाइम, और बीच में इसमें क्यूइंग डिले और वो सब जो टाइम होगा वो आप कह सकते हैं इसे एक यहाँ से मैसेज को यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगने वाला है, एंड टू एंड डिले आप कहते हैं। तो एंड टू एंड डिले लगा आपको एक। ओके, सो ये एक आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो मैसेज को टाइम लगा। तो इसी को आईसीएमपी पैकेट भी कहते हैं क्या? नहीं, ये आईसीएमपी पैकेट नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं सिन पैकेट जाता है एक ये। ठीक है, सिंक्रोनस फुल फॉर्म होती है, हैं? क्या मतलब इसका? हम जब HTTP पढ़ेंगे तब बात करेंगे, तो अभी इसको छोड़ दीजिए, सिन विन कुछ नहीं लिखते, हम सिर्फ एक मान लेते हैं कि कंट्रोल मैसेज गया, तो मैं इसको एक ब्लैंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्चुअली ए कंट्रोल पैकेट, स्मॉल पैकेट होता है। ठीक है,
सो कनेक्शन टीसीपी जब इनिशिएट होता है तो एक पैकेट भेजा जाता है, स्मॉल पैकेट होता है जो क्लाइंट भेजता है सर्वर को, या जो भी कनेक्शन इनिशिएट कर रहा होता है जो नोड, वो एक मैसेज भेजता है जिसे हम सिंक्रोनस मैसेज बोलते हैं एक्चुअली। तो ये टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। तो एक बहुत कंट्रोल मैसेज होता है, फॉर्मेट और ये सब बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में। तो ये जो मैसेज है ये सर्वर के पास गया, सर्वर ने इस मैसेज को रीड किया और इस मैसेज से सर्वर समझ जाता है कि क्लाइंट जो ना एक कनेक्शन इनिशिएट करना चाहता है। तो अगर सर्वर एग्री है कनेक्शन सेटअप करने के लिए, तो सर्वर क्या करेगा कि इसके रिस्पॉन्स में कुछ रिसोर्सेज रिजर्व करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन होना है ना, तो कुछ बफर स्पेस और वेरिएबल पैरामीटर सेटिंग होगी। तो दैट मीन्स इट विल सेटअप ए कनेक्शन। सो कनेक्शन सेटअप का मतलब है बफर्स क्रिएट करना, कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना एंड सो ऑन, और कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करना। ओके, सो ये कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया सर्वर ने। जब कनेक्शन सर्वर ने एक्सेप्ट कर लिया तो सर्वर विल सेंड ए कन्फर्मेशन। सो कन्फर्मेशन के लिए सर्वर क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा जिसे हम एक्नॉलेजमेंट मैसेज बोलते हैं। वो एक्नॉलेजमेंट बताएगा कि मुझे आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट मिल गई है, ठीक है। साथ में सर्वर अगर कनेक्शन इनिशिएट करना चाहता है तो सर्वर भी क्या करेगा, सेम टाइप का मैसेज इसको भी भेजेगा, क्योंकि अब सर्वर साइड से भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होना है। बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होता है ना, तो क्लाइंट से सर्वर के लिए तो इनिशिएट हो गया, सर्वर से क्लाइंट के लिए भी होना चाहिए। तो इस टाइप का सेम सिंक्रोनस पैकेट सर्वर भी भेजेगा। और एक डिले के बाद यहाँ t इक्वल टू T1 कुछ थोड़ा सा टाइम होगा, हम हालांकि प्रोसेसिंग टाइम जोड़ सकते हो आप इसमें। दैट मीन्स t इक्वल टू T1 प्लस TP, कुछ प्रोसेसिंग टाइम के बाद ये मैसेज एक्सचेंज होगा। लेकिन हम मानते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम नेग्लिजिबल है, तो मैंने इमीडिएटली यहीं से स्टोर कर दिया। दैट मीन्स t इक्वल टू T1 टाइम पर सर्वर ने भी एक रिप्लाई किया, मैसेज भेजा, सिंक्रोनस मैसेज जिसमें एक्नॉलेजमेंट भी है। तो एक कंबाइंड मैसेज है ये, जो ये बताता है कि मैं आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट मिल गई है और एक्सेप्ट कर ली हमने। नाउ यू ऑल्सो इनिशिएट द कनेक्शन फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम टू मी। तो ये मैसेज मिलने के बाद अगेन ये कुछ टाइम होगा, इस टाइम के बाद जो है क्लाइंट भी कुछ रिसोर्सेज रिजर्व करके कनेक्शन सेटअप कर लेगा। सो दिस इज द प्रोसेस जिसमें कनेक्शन सर्वर ने भी ओपन कर लिया, क्लाइंट ने भी ओपन कर लिया। लेकिन अब क्लाइंट को भी कंफर्मेशन भेजना होगा। ओके, क्लाइंट भी कंफर्मेशन भेजेगा सर्वर को कि मुझे आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट मिल गई है और वो एक्सेप्ट हो गई है। सो इसमें अब सिंपली वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता है, एक मैसेज भेजता है जिसे एक्नॉलेजमेंट मैसेज बोलते हैं। दिस मैसेज विल बी रीच टू द सर्वर, और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कनेक्शन कंप्लीटली इस्टेब्लिश हो गया है। सो आप देखेंगे इसमें 3 मैसेज एक्सचेंज लगे, तो इसलिए इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। सो ये टीसीपी में भी हम इसको पढ़ेंगे, हैंडशेक। सो 3 वे हैंडशेक के बाद एक टीसीपी कनेक्शन सेटअप होता है। तो इस पॉइंट ऑफ के बाद टीसीपी कनेक्शन सेटअप हो गया है। ओके, तो अब आप देखेंगे इसमें डिले कितना लग रहा है। तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का टाइम और मैसेज के जाने और उसके कंफर्मेशन आने के टाइम को हम जनरली आरटीटी बोलते हैं। मैसेज को जाना और उसका रिप्लाई आना कि मैसेज आपका पहुंच गया है, कंफर्मेशन आना है, इसको हम बोलते हैं आरटीटी या राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप आप समझते हैं ना, जैसे आप घूमने दिल्ली गए और दिल्ली से वापस आ गए, तो जो टाइम लगा दैट विल बी राउंड ट्रिप टाइम। तो सेम मैसेज यहाँ से गया और उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो दिस टाइम इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। सो जनरली आपको आप कह सकते हैं इसमें यहाँ तक 1.5 आरटीटी आपको टाइम लगता है। सर आरटीटी पैकेट के लिए ना टाइम लिया जाता है। हाँ, पैकेट के लिए लिया जाता है, पैकेट के लिए लिया जाता है। तो हम उसी के मेजर में बोल रहे हैं कि जब एक कनेक्शन सेटअप होता है तो आपको 1.5 आरटीटी टाइम लगता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली हम एक ऑप्टिमाइजेशन लगा लेते हैं कि जैसे यहाँ था ना, यहाँ पर जब रिक्वेस्ट आई सर्वर से तो क्लाइंट ने भी कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया, करना ही है क्योंकि क्लाइंट जो है ना, रिक्वेस्ट क्लाइंट ने ही कनेक्शन इनिशिएट किया है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट विल एक्सेप्ट द कनेक्शन, है ना। तो क्लाइंट जब कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर एक मैसेज आने से क्लाइंट कनेक्शन एक तरीके से आपका एक रेडी हो गया है। हालांकि सर्वर को कंफर्मेशन देर में मिलता है, एसी के मिलेगा तभी सर्वर कंफर्म होगा कि क्लाइंट ने भी कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अकेले एक्नॉलेजमेंट ना भेजते हुए क्लाइंट अपना डेटा भी साथ में इसके भेज देता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कुछ ऑथर जो इसमें जो चैनल टीसीपी कनेक्शन सेटअप में जो डिले है उसे 1 आरटीटी भी मानते हैं, 1 आरटीटी। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर क्लाइंट ने अकेले एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, साथ में डेटा भी भेज दिया, तो आपने इसे डेटा के लिए इस्तेमाल कर लिया इस टाइम को। सो वट एवर द प्रॉब्लम इज 1.5 RTT एक्चुअली रफली मानना चाहिए हमको, लेकिन 1 RTT भी मानते तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने इस टाइम को इस्तेमाल कर लिया इस मैसेज के ट्रैवलिंग को। इस मैसेज को अकेले नहीं भेजा आपने, साथ में डेटा भी भेज दिया। सर क्लाइंट डेटा भेजेगा या सिर्फ रिक्वेस्ट? डेटा का मतलब मेरा मैसेज से है, रिक्वेस्ट मैसेज। इस केस में ये मैं TCP के सेंस में बोल रहा था डेटा को, लेकिन HTTP के सेंस में HTTP के केस में या रेफरेंस में दिस इज योर रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट। सो आप HTTP रिक्वेस्ट कब भेजते हैं? जब सिंक्रोनस आपने भेजा और उसका रिप्लाई आ गया तब। सो आप कह सकते हैं कि आपको रिक्वेस्ट भेजने में 1 RTT का इंतजार करना पड़ेगा। सो एक TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में 1 RTT लगता है। अब इमेजिन करिए ये एक जो ऑब्जेक्ट था जिसमें 11 ऑब्जेक्ट्स आपको डिलीवर करने हैं। एक फाइल थी तो जिसमें एक बेस फाइल है और 10 अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 11 ऑब्जेक्ट्स। सो दैट मीन्स आपको इन एडिशन टू द डिलीवरी टाइम, ओके, जब आप पैकेट भेज रहे हैं ना तो आपने रिक्वेस्ट भेजी और रिस्पॉन्स मिला, तो 1 RTT में आपको मैसेज डिलीवर होगा, कंटेंट है ना। आपने रिक्वेस्ट भेजा और इधर से रिस्पॉन्स मिलेगा, HTTP रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। HTTP रिक्वेस्ट गई यहां से और आपको HTTP रिस्पॉन्स मिलेगा। सो 1 RTT में आपको डेटा डिलीवर होता है। देखिए 1 RTT का तो आपको ओवरहेड लगा कनेक्शन सेटअप का, और 1 RTT आपको डेटा डिलीवरी में लगा टोटल। सो टोटल 2 RTT पर ऑब्जेक्ट लग रहा है आपको। सो अगर आप हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट चैनल पर ट्रांसफर करेंगे तो आपको 11 ऑब्जेक्ट के लिए कितना टोटल टाइम लगा? 2 RTT इंटू 11, देन 22 RTT टाइम लगेगा। काफी टाइम है ये। लेकिन अगर यही काम हम एक सिंगल परसिस्टेंट कनेक्शन पर करते हैं तो परसिस्टेंट कनेक्शन में क्या होगा? रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स हुआ, सो ये तो हो गया 1 RTT कनेक्शन सेटअप के लिए, 1 RTT फॉर कनेक्शन सेटअप। लेकिन जब कनेक्शन सेटअप एक बार हो गया तो अब आपको 11 ऑब्जेक्ट एक ही पर डिलीवर करने हैं, आपको एक ही कनेक्शन पर, है ना। तो अब क्या होगा? 1 RTT तो चैनल सेटअप के लिए लग गया। अब बार बार चैनल सेटअप नहीं करना है, हर ऑब्जेक्ट के लिए 1 RTT लग जाएगा आपको। तो टोटल 11 ऑब्जेक्ट है तो कितने RTT लगे? 11 RTT पर ऑब्जेक्ट, 1 RTT लग रहा है ना, और 1 RTT आपको चैनल सेटअप में लगा +1। तो टोटल 12 RTT में आपके पूरे ऑब्जेक्ट डिलीवर हो गए, अगर कनेक्शन आपका परसिस्टेंट है तब, ठीक है। तो परसिस्टेंट के केस में, परसिस्टेंट कनेक्शन के केस में आपको ओनली 12 RTT लगते हैं, और अगर आप नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन बेस्ड अप्रोच लगाते हैं तब 22 RTT लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, 10 RTT का डिफरेंस आ रहा है। सो ये जो RTT थे वो ओवरहेड हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल करना है, परसिस्टेंट या नॉन परसिस्टेंट। तो ऑब्वियसली नॉन परसिस्टेंट बेटर है, सॉरी परसिस्टेंट कनेक्शन बेटर है, क्योंकि कनेक्शन जब आ रहेगा आपको तो डेटा एक्सचेंज में आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको भेजने हैं तो, ठीक है। लेकिन परसिस्टेंट कनेक्शन में ये भी याद रखना है कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट जो ना सर रिक्वेस्ट करता है और फिर रिस्पॉन्स मिलने के बाद वो फर्दर रिक्वेस्ट नहीं भेजता है। आपने देखा ना, आपने एक वेब पेज रिक्वेस्ट किया, आपको वेब पेज मिल गया, आप बस पढ़ना शुरू कर दिया, आपको अगली रिक्वेस्ट आने में कई बार काफ़ी टाइम लगता है आपको। तो परसिस्टेंट कनेक्शन को आप परमानेंटली ओपन नहीं रख सकते। परसिस्टेंट कनेक्शन जो है ना, इसलिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि TCP परसिस्टेंट कनेक्शन को एक फिक्स ड्यूरेशन तक ही ओपन रखता है। दैट मीन्स अगर एक फिक्स ड्यूरेशन तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से नहीं आती है, तो TCP फिर अपने आप कनेक्शन को क्लोज कर देता है। ओके, तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आप कनेक्शन ओपन अगर रखेंगे तो रिसोर्स रिजर्व रहते हैं सर्वर के, ठीक है। तो सर्वर फिर ज़्यादा लोगों को सर्व नहीं कर पाएगा, तो इसलिए क्लाइंट से कुछ समय तक इंतजार किया था कनेक्शन ओपन रख करके कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर रिक्वेस्ट आ रही है फर्दर तो उस कनेक्शन को यूज कर लिया जाता है। अगर क्लाइंट कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, वो जो थ्रेशोल्ड टाइम है, लेट्स से वो हो सकता है ½ सेकंड हो या 100 मिलीसेकंड हो, जो भी हो, तो इट इज़ ए ट्यूनेबल पैरामीटर जो आप ब्राउजर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके,
जो ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर रहता है तो उतने टाइम तक क्लाइंट सर्वर जो ना वेट करता है, कनेक्शन को ओपन रखता है। अगर उसी ड्यूरेशन में कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसी क्लाइंट कनेक्शन पर आपको डेटा डिलीवर कर देगा, अदरवाइज रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। सो परसिस्टेंट कनेक्शन इनएक्टिव रहेगा तो एक टाइम तक ही वो इनएक्टिव रखता है उसको। अगर वो देखता है कि इतने टाइम तक इनएक्टिव रह गया, इतना टाइम निकल गया इनएक्टिव रहते रहते कोई कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो क्लोज कर देता है सर्वर। ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो कनेक्शन परमानेंटली ओपन रहेगा, क्लोज हो जाता है एक फिक्स इंटरवल के बाद। सो दिस इज द आइडिया ऑफ परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। हम आगे और भी देखेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं 12 RTT भी काफ़ी टाइम है। तो कई बार क्या होता है जब आप एक वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें कई एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो नाउ डे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो है TCP ऑल्सो यूज, HTTP ऑल्सो यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शंस, पैरेलल TCP कनेक्शंस। ये आपके ब्राउजर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी आप एक HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर उस डॉक्यूमेंट में मल्टीपल एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट हैं, ओके, तो TCP क्या करता है, पैरेलल कई कनेक्शन, मल्टीपल कनेक्शन ओपन कर लेता है और फिर क्या होता है उन कनेक्शन से इमीडिएटली आपको डेटा डिलीवर हो जाता है। तो इसमें जो होना है 12 RTT वो नहीं लगेंगे, एक साथ कई सारे कनेक्शन पैरेलल ओपन कर लिए एक, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल कनेक्शन ओपन हो जाएंगे, नॉट सिंगल। क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक साथ मल्टीपल कनेक्शन हो गए, लेट से 11 ऑब्जेक्ट डिलीवर करने हैं एक ही टाइम पे, एक साथ 11 जो ना TCP कनेक्शन सेटअप हो गए और आपको पूरे ऑब्जेक्ट एक ही बार में डिलीवर हो गए एंड देन कनेक्शन क्लोज हो गए सबके साथ। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन that HTTP protocol offers, that is called parallel TCP connections। ठीक है, तो ये एक और ऑप्टिमाइजेशन है जिससे आपका डेटा जो रिस्पॉन्स है सर्वर साइड से फास्ट हो जाता है। तो चलिए आज यहीं क्लोज करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जो रिक्वेस्ट मैसेज की फॉर्मेट है, रिक्वेस्ट मैसेज कैसा होगा, रिक्वेस्ट मैसेज, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस फॉर्मेट्स, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, HTTP के जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज है उनके फॉर्मेट्स क्या हैं और उनके जो फील्ड्स हैं उसमें किसका क्या मीनिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, अभी तक यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, चलिए, सो लेट मी ऑफ रिकॉर्डिंग।